समुद्रों का सबसे बड़ा हथियार एयरक्राफ्ट कैरियर्स इसलिए हैं कि ये तैरते हुए न्यूक्लियर गैरिजन होते हैं। अमेरिका ने 2 कैरियर्स से चीन को गन पॉइंट पर रखा हुआ है। चीन 3 तैरते जहाजों से अमेरिका के 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स का मुकाबला कैसे कर रहा है? वो 11 साल का प्लान क्या है जिसमें चीन अमेरिका को पछाड़ना और अमेरिका नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहता है? ग्रेट गेम, किसकी ब्लू वाटर नेवी कहाँ खड़ी है? अगर जंग हुई तो कौन जीतेगा? कैसे हैं दोस्तों, मैं फैसल वड़ाइच। समंदरों में अमेरिका और चीन की ग्रेट गेम एक नए लेवल पर पहुंच चुकी है। वो इस तरह के पेंटागन इस साल अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चीन के करीब लाकर खड़ा कर रहा है। यानी अपने जंगी तैयारों को पार्क करने और अटैक करने के लिए लॉन्च करने वाले बहरी जहाज़ों की कुल ताकत का 50% चीन के करीबी समंदर में लाकर खड़ा कर दिया जाएगा, यानी कि गन पॉइंट पर चीन को रखा जाएगा। क्यूरियस फेलोज, एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहरी जंगी जहाज होते हैं जिनके ऊपर दर्जनों जंगी जहाज खड़े होते हैं। इसे एक फ्लोटिंग सिटी, तैरता शहर भी कहते हैं क्योंकि ये बरसों तक समंदर में रह सकता है, खुश्की से बहुत दूर। इसके अंदर एक शहर की तरह छोटे पैमाने पर तमाम वसाइल मौजूद होते हैं। ये आज तक का सबसे बड़ा और ताकतवर जंगी हथियार है जो किसी सुपर पावर के पास है, क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब से लेकर एयरफोर्स के अटैक्स तक हर चीज़ इसके जरिए मुमकिन है। इसे आमतौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, लेकिन मोबाइल एयरबेस, नेवल कैरियर और फ्लोटिंग एयरबेस के नाम भी इसे दिए जा सकते हैं। ये इतना ताकतवर हथियार है कि इन्हीं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की वजह से दुनिया का शायद ही कोई खित्ता हो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका की एयरफोर्स की जद से बाहर हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से लेकर आज तक अमेरिका ने हर जंग में अपने इस हथियार को इंतहाई कामयाबी से इस्तेमाल किया है। आज ये मोबाइल एयरबेसिस अमेरिकी ताकत का एक स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट्स की नज़रें इन तैयारा बरदार जहाज़ों पर, एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर लगी रहती हैं। जैसे ही अमेरिका अपने किसी कैरियर को मूव करता है तो इंटरनेशनल मीडिया में हलचल मच जाती है कि ज़रूर कुछ बड़ा, कुछ मुख्तलिफ होने वाला है। इसी वेपन से साथियों पेंटागन चाइना पर निशाना साध रहा है। ऐसा इसलिए है कि अंकल साम को साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी इंटरनेशनल मिलिट्री पावर और लड़खड़ाते हुए ग्लोबल ऑर्डर को सिर्फ चाइनीज ड्रैगन ही रिप्लेस कर सकता है, जो कि वो कर भी रहा। अमेरिका ने चाइनीज टेरिटरी को एग्रेसिवली अब घेरना शुरू कर रखा है। दूसरे अल्फाज में चीन को अमेरिका हैरास कर रहा है। अब जाहिर है ड्रैगन भी गफलत की नींद तो नहीं सो रहा। माना कि उसके मिलिट्री मसल्स अभी अमेरिकी लेवल के नहीं हैं, लेकिन उसने पेंटागन के एयरक्राफ्ट कैरियर से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी है। तो इस वीडियो में साथियों हम देखते हैं कि आखिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स आलमी ताकत के लिए इतने अहम क्यों हैं, और ये भी देखते हैं कि ताकतवर अमेरिकन कैरियर्स से मुकाबले के लिए चाइना क्या कर रहा है, और क्या चीन अमेरिकन नेवल टेक्नोलॉजी और पावर को अगले कुछ साल में शिकस्त भी दे सकता है या नहीं। क्यूरियस फेलोज, अमेरिका के पास इस वक्त 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इनमें पहले 10 शिप्स तो एक ही डिज़ाइन के हैं, यानी इनका साइज और मिलिट्री पावर्स तकरीबन एक जैसी हैं। इनमें निमिट्ज, आइजनहावर, कॉल विल्सन, थियोडोर रूजवेल्ट, इब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन, जॉर्ज स्टेनस, हैरी ट्रूमैन, रोनाल्ड रेगन और जॉर्ज बुश शामिल हैं। आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर एयरक्राफ्ट कैरियर्स अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के नामों पर ही रखे गए हैं। तो ये वो 10 हुए, लेकिन इन 10 के बाद का जो 11वां कैरियर है जेराल्ड फोर्ड, ये काफ़ी मॉडर्न है इन सब से। इसे अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा नेवल शिप और ताकतवर शिप होने का एजाज़ हासिल है। ये सुपर कैरियर कहलाता है। इस समेत अब अमेरिका के पास आप समझें कि 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए, लेकिन इनके इंजन इन सब के न्यूक्लियर रिएक्टर से ही चलते हैं। इसका मतलब है कि ये शिप्स बरसों तक अपनी बेसिस से दूर समंदर में ग्रीन वाटर्स में रह सकते हैं। जेराल्ड फोर्ड के अलावा बाकी 10 कैरियर्स में से हर एक पर कम से कम 60 तैयारे और हेलीकॉप्टर मिलाकर खड़े करने की गुंजाइश है। इनमें से हर जहाज पर 5200 5200 तक का स्टाफ काम करता है, जबकि इन 10 के बाद ये जो 11वां है सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड, इस पर 15 तैयारे ज्यादा खड़े हो सकते हैं, यानी 60 की जगह पर 75 फाइटर जेट्स पार्क हो सकते हैं और हेलीकॉप्टर। साथियों, जेराल्ड फोर्ड को साइज में बहुत बड़ा होने के बावजूद बाकी अमेरिकन कैरियर्स की निस्बत कम क्रू की भी जरूरत होती है। इस वक्त भी इसे बाकी जहाज़ों के 5200 स्टाफ के मुकाबले में 4500 क्रू की तकरीबन ज़रूरत है, और वो इसे चला रहा है। इस कम तादाद के बावजूद इसकी कारकर्दगी बाकी 10 कैरियर्स से बहुत बेहतर है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी क्रू की कमी को पूरा करती है और ज़्यादा फाइटर जेट्स कम स्टाफ के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। इनको मेंटेन भी रखा जा सकता है। वैसे आपको बताएं कि इन 11 कैरियर्स के अलावा भी अमेरिका 2 मजीद सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जॉन एफ कैनेडी और यूएसएस इंटरप्राइज पर काम कर रहा है।
जॉन एफ कैनेडी पर तो 90% काम मुकम्मल हो चुका है। मुमकिन तौर पर यह कैरियर अगले साल 2025 में अमेरिकन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। इन दो के अलावा एक तीसरे सुपर कैरियर डोरिस मिलर की तैयारी अभी प्लानिंग के मराहल में है। डोरिस मिलर, अगर आपने हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की DSJ पर पूरी सीरीज देखी हो तो आप जानते होंगे कि ये वो सियाफाम थे जिन्होंने पर्ल हार्बर के अचानक हमले में जापानी जहाज़ों को गिराया भी था और कई अमरीकियों की जान भी बचाई थी। तो उन्हीं के एजाज में इस नए कैरियर का, सुपर कैरियर का नाम डोरिस मिलर रखा गया है। माय फ्रेंड्स, अगर हम इन सब को मिलाकर देखें तो कुछ साल तक अमेरिका के पास 14 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हो जाएंगे, इंक्लूडिंग 4 सुपर कैरियर्स, जो कि समंदर में और किसी के पास नहीं होंगे। आज भी चीन के अलावा किसी मुल्क के पास ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर कैरियर्स हैं तो 2 हैं। वैसे आज अगर दुनिया में तमाम ममालिक के, अमेरिका, चीन, फ्रांस, इंडिया वगैरह तमाम के कैरियर्स को मिला भी लिया जाए तो ये कुल तादाद 27 बनती है, जिसमें से 11 सिर्फ अमेरिका के पास है। सो आप इससे अमेरिकी नेवल मिलिट्री पावर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन जाइगेंटिक अमेरिकन कैरियर्स से मुकाबले के लिए चीन के पास फिलहाल 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो नंबर्स में तो नाकाफ़ी हैं, लेकिन पावर बैलेंस करने के लिए चीन ने 2 एंगल से बहरहाल स्ट्रेटजी बनाई हुई है। पहला एंगल तो यह है कि लड़ाई की सूरत में अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को चीन चाहता है कि उसके करीब ही ना आने दिया जाए और पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया जाए। दूसरी चाइनीज स्ट्रेटजी यह है कि इनके मुकाबले में नए और बेहतर एयरक्राफ्ट कैरियर्स तैयार करने शुरू कर दिए जाए। पहली स्ट्रेटजी के तहत इस वक्त चीन के पास कई तरह के मिसाइल और टारपेडोज यानी बॉम्ब हैं जो समंदर में इस्तेमाल होते हैं, जिनसे अमेरिकन कैरियर्स को चाइनीज चाहते हैं कि निशाना बनाया जाए। इनमें ज़मीन से फायर किए जाने वाले 2 मिसाइल DF-26 और DF-21D बहुत अहम हैं। ये दोनों मिसाइल्स व्हीकल्स पर नस्ब किए जाते हैं और इसके लिए इनकी मूवमेंट, इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये दोनों इतने खतरनाक हैं कि इन्हें कैरियर किलर मिसाइल्स भी कहा जाता है। इन दोनों में पहला DF-26 सबसे लीथल वेपन है। ये 4000 किलोमीटर से सतह समंदर पर किसी भी टारगेट को निशाना बनाकर तबाह कर सकता है। ये एटॉमिक वॉरहेड भी ले जा सकता है, यानी एक एटॉमिक मिसाइल है। दूसरे मिसाइल DF-21D की रेंज 2100 किलोमीटर से ज़्यादा है, 2100 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये तकरीबन 600 किलोग्राम बारूद कैरी कर सकता है। चीन अपने ये दोनों मिसाइल साउथ चाइना सी में अपने मसनूई जजीरों पर नस्ब कर रहा है। खासतौर पर डिस्प्यूटेड पैरासल और ब्रेटली आइलैंड्स पर ये मिसाइल बड़ी तादाद में भेजे जा रहे हैं। इन मसनूई जजीरों की कहानी हम आपको अपने इस व्लॉग में दिखा चुके हैं। चीन के पास साथियों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह करने के लिए तीसरा अहम मिसाइल DF-17 हाइपरसोनिक है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर से ज़ायद है और ये भी पहले की तरह एटॉमिक हथियार ले जा सकता है। इसकी एक और सलाहियत यह है कि इसमें एक हाइपरसोनिक आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ हरकत करने वाला ग्लाइड सिस्टम भी इंस्टॉल है। बारूद भी इसी ग्लाइड व्हीकल में होता है। यह व्हीकल मिसाइल फायर होने के कुछ देर बाद इसके रॉकेट सिस्टम से अलग हो जाता है। ग्लाइड व्हीकल बगैर किसी फ्यूल के हवा में तैरते हुए, ग्लाइड करते हुए अपने टारगेट की तरफ जाता है। फिर इसमें धोखा देने की पूरी सलाहियत है कि ये अपना रास्ता भी बदल सकता है। इसकी तेज़ रफ्तारी और रास्ता बदलने की कैपेबिलिटी की वजह से ही किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए इसे पहुंचने से पहले डिटेक्ट करना और तबाह कर देना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर है। मतलब दुश्मन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ये भूतनुमा हथियार है, घोस्ट वेपन है, चाइनीज घोस्ट वेपन। इन 2 मिसाइलों के बाद चीन के पास एक ऐसा हथियार भी है जिसे ज़मीन से, फ़ज़ा से और समंदर से भी तीनों जगहों से फायर किया जा सकता है। ये YJ-12 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये आमतौर पर बहरी जहाज़ों से ज़्यादातर फायर किया जाता है, लेकिन इसका एक वर्जन YJ-12A चाइनीज़ लॉन्ग रेंज बम्बार तैयारे जियान H-6 से भी फायर किया जा सकता है। तीसरा वर्जन YJ-12B ज़मीनी लॉन्चर से फायर किया जाता है। ये जो हथियार है ये आवाज़ की रफ्तार से 3 टाइम्स स्पीड से सफ़र करते हुए 400 से 500 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करता है और तबाह करता है। इस तेज़ी के बावजूद ये अपना रास्ता तब्दील करने की भी पूरी सलाहियत रखता है। सो DF-17 की तरह YJ-12 को डिटेक्ट करना और पहुंचने से पहले तबाह करना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इन साथियों प्रोजेक्टाइल्स के बाद चीन का एक और अहम हथियार इसके सबमरीन्स आबदोज़ें हैं। इनमें यह सलाहियत है कि वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के रेडार सिस्टम को, डिटेक्शन सिस्टम को धोखा देकर इनके इंतहाई करीब पहुंच जाती हैं। इसका एक मुजाहरा 18 बरस पहले 2006 में हो भी चुका है। उस वक्त चाइनीज सॉन्ग क्लास सबमरीन अचानक अमेरिकी कैरियर कैटी हॉक के इंतहाई करीब नमूदार हुई थी। कैटी हॉक वही है जिसे अब अमेरिका इस्तेमाल नहीं कर रहा उस शिप को। तो ये उतना करीब इस शिप के नमूदार हुई थी कि बासानी टारपीडो का निशाना इस शिप को बना सकती थी, लेकिन जाहिर है उस वक्त इसका मिशन ये नहीं था।
کیا ہوا کہ کچھ دیر بعد سمندر کی سطح پر رہنے کے بعد یہ آبدوز سب میرین پھر سے گہرے پیسفک اوشن کی تہہ میں کہیں غائب ہو گئی۔ اس ایکشن سے دراصل چین نے امریکہ کو پیغام دیا تھا کہ خبردار، اگر آپ کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز کا ایک ہمارے اوپر ایج ہے تو ہمارے پاس اسے تباہ کرنے کی صلاحیت ہے، ذرا سوچ سمجھ کے۔ ساتھیوں، امریکی فائٹر شپس کے لیے سب سے بڑا خطرہ چائنیز شپنگ 2 کلاس نیوکلیئر سب میرینز ہیں۔ اسے چین کی بہترین آبدوز سمجھا جاتا ہے۔ اس میں YJ-82 اینٹی شپ میزائل اور YU-6 وائر گائیڈڈ ٹارپیڈو دونوں نصب ہیں۔ یہ دونوں ہتھیار بڑی تعداد میں ہونے پر امریکن کیریئرز کو بہرحال ڈبو سکتے ہیں اگر مسلسل ان کو فائر کیا جائے، نشانے پر لگیں، ڈیٹیکٹ بھی نہ ہو سکے تب۔ کیورس فیلوز، چین نے ایک ایسا ویپن بھی تیار کیا ہے جس میں میزائل اور ٹارپیڈو دونوں کی خوبیاں ہیں، یعنی یہ ایک ہائبرڈ ویپن ہے۔ یہ ایک سپر سونک پروجیکٹائل ہے جو فائر ہونے کے بعد ایک میزائل کی طرح آواز سے 2.5 گنا تیز رفتاری سے 10,000 میٹر کی بلندی پر اڑتا ہے۔ 200 کلومیٹر تک اسی طرح پرواز کرنے کے بعد یہ فضا سے نیچے آ کر سمندر کی سطح کے بالکل اوپر تیرنے لگتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے، اسکمنگ کرتا ہے۔ 10 کلومیٹر تک ایسا کرنے کے بعد یہ سمندر میں گر کر ٹارپیڈو ویپن میں بدل جاتا ہے۔ یہاں سے یہ مزید 10 کلومیٹر کی رینج میں پھر اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ سب ہتھیار جن کے متعلق ہم نے آپ کو بتایا، یہ اسی آرسنل کا حصہ ہیں جن کا مقصد امریکی ملٹری مشین کا مقابلہ کرنا ہے۔ یعنی ان میزائلوں اور ٹارپیڈوز کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے چائنا کے پاس، لیکن اس ٹیکنالوجی اور اسلحے کی تیاری کے ساتھ ساتھ ایک بہت اہم چیز چائنیز پیپلز لبریشن آرمی کر رہی ہے، اور وہ ہے اپنی فوج کی ٹریننگ، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی اور ہتھیار بہترین ٹریننگ کے بغیر ظاہر ہے فضول ہے۔ چین کیا کر رہا ہے کہ اپنے ہتھیاروں کے ذریعے امریکن وار شپس کو تباہ کرنے کی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہے۔ پچھلے سال 2023 میں چائنیز فورسز نے ایک کمپیوٹر سیمولیشن میں ہائپرسونک میزائلوں کے ذریعے امریکہ کے سپر کیریئر جرالڈ فورڈ کو تباہ کرنے کی مشق بھی کی تھی۔ اس آرٹیفیشل انوائرمنٹ میں یہ سین بنایا گیا تھا کہ US سپر کیریئر ایک چائنیز جزیرے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ چائنیز فورسز نے اس پر زمین سے، فضا سے اور سمندر سے کم از کم 24 ہائپرسونک میزائل فائر کیے اور کیریئر تباہ کر دیا ورچولی۔ ان میں سے بعض میزائل کم فاصلے سے اور کچھ بہت دور سے فائر کر کے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔ حتیٰ کہ چین کے مشہور گوبی ڈیزرٹ سے بھی کچھ ورچوئل میزائل داغے گئے تھے، جہاں سے کہ کھلا سمندر 1000 کلومیٹر اور کچھ جگہوں سے 2000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ ورچوئل ملٹری ایکسرسائز بھی چائنا کر چکا ہے۔ ملٹری ایکسپرٹس کمپیوٹر ایکسرسائز کو اصل ٹریننگ کا متبادل نہیں مانتے، کیونکہ اصل جنگ میں تو آپ جانتے ہیں کہ جغرافیہ، موسم اور کئی اچانک کھڑے ہو جانے والے مسائل جو ہیں وہ ہتھیاروں کی ایکوریسی کو خراب بھی کر دیتے ہیں، نئی قسم کی ٹریننگز مانگتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ورچوئل ایکسرسائزز ماڈرن ملٹری پریکٹسز کا ایک اہم حصہ تو ہیں، وہ چائنا نے کر لی ہے۔ دوستو، اب تک ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح چین امریکن نیول سپر پاور سے مقابلے کی تیاری کر رہا ہے اور کتنی کر چکا ہے۔ مگر ایسا نہیں کہ امریکن ملٹری مائنڈز صرف چائنیز ملٹری مسلز کو اپ ڈیٹ ہوتا اور اپنے مقابلے کے لیے تیار ہوتا دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر رہے، وہ بھی مسلسل اپنے ڈیفنس کو اپ ڈیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ہم امریکہ کی موجودہ پوزیشن اور تیاریاں دونوں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کیورس فیلوز، فی الحال امریکن نیول پاور کا سب سے بڑا ڈیفنس یہ ہے کہ چاروں اور پھیلے بے انت سمندر میں اس کے 11 ایئر کرافٹ کیریئرز کو تلاش کرنا بے حد مشکل ہے۔ زمین، سمندر اور فضا کسی بھی جگہ سے انہیں آسانی سے تلاش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ملٹری جائگنٹک شپس کبھی ایک جگہ ٹک کر کھڑے نہیں ہوتے، مسلسل حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کی مستقل نگرانی صرف اسپیس سے ہی ممکن ہے۔ چین نے اس نگرانی کے لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لیس کئی سیٹلائٹس خلا میں چھوڑ رکھے ہیں۔ انہیں سمارٹ سیٹلائٹس کہا جاتا ہے۔ مئی 2022 میں 2 سال پہلے ایک چائنیز سمارٹ سیٹلائٹ امریکن کیریئر ہیری ٹرومین کو نیو یارک سے نکلنے کے بعد مسلسل ٹریک بھی کرتا رہا تھا۔ اس کی خبریں بھی چھپی تھیں۔ ٹریک تو وہ کرتا ہے اور اب بھی یقیناً کئی شپس کو کر رہا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر کسی طرح چائنیز سیٹلائٹس تمام امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کو تلاش کر بھی لیں کہ وہ کہاں ہیں، ان کو نشانے پر رکھ بھی لیں، تو بھی انہیں تباہ کرنا ٹیکنیکلی بہت ہی مشکل ہے۔ انکار استو محال استو، فی الحال تو جنوں است۔ وہ کیوں؟ کیورس فیلوز، وہ اس لیے کہ ذرا امریکی ایئر کرافٹ کیریئرز کے حفاظتی نظام کو آپ دیکھیں۔ ایک تو یہ اتنا ہیوی اور اتنے بڑے سائز کا ہے کہ اسے چند ایک میزائلز تباہ ہی نہیں کر سکتے، کجا یہ کہ وہ ایٹمی میزائلز ہوں۔ پھر یہ شپ اکیلا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا پورا اسٹرائک گروپ ہوتا ہے، یعنی 10 سے 15 شپس اس کے ارد گرد تیرتے ہیں۔ یہ بھی پورے جنگی جہاز ہیں۔ اس کے علاوہ کئی سب میرینز بھی اس کے اسٹرائک گروپ کا حصہ ہوتی ہیں۔ ان نیول کیریئرز میں، وار شپس میں اور سب میرینز میں ایک میزائل ڈیفنس سسٹم کا ایک پورا نیٹ ورک موجود ہوتا ہے۔
ये सिस्टम कई लेयर्स में काम करता है। अगर दुश्मन के मिसाइल एक लेयर से गुजर भी जाएं तो दूसरी लेयर उसे रोकने के लिए मौजूद होती है। हर लेयर में नए एंटी मिसाइल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं जो हमलावर वेपन को फ्लोटिंग कैरियर तक पहुंचने ही नहीं देते या रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। इसके अलावा शिप पर खड़े लड़ाका तैयारे, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट्स सभी मिलकर ऐसे हमलों को नाकाम बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद करते हैं। इसलिए अमेरिकन जनरल्स पुरअतमाद होते हैं कि उनकी फ्लोटिंग मिलिट्री वेसल्स पर कामयाब अटैक करना, उन्हें डबोना, तबाह करना बहुत ही मुश्किल है। वो जानते हैं कि इसके लिए ज़रूरी है कि कैरियर के मुकाबले में कैरियर ही लाया जाए या उससे बेहतर कैरियर लाया जाए। यही वजह है कि मिसाइलों के साथ साथ चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को, फ्लोटिंग वेसल्स को तैयार भी कर रहा है, बेहतर भी कर रहा है। हम अभी की बात करें इस साल की, तो चीन के पास सिर्फ 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, लियोनिंग, शैनडोंग और फुजियान। पहले दोनों चाइनीज नेवल कैरियर्स पर तकरीबन 50-50 फाइटर जेट्स, तैयारे या हेलीकॉप्टर्स खड़े हो सकते हैं, जबकि तीसरे शिप फुजियान पर कम से कम 60 जेट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े हो सकते हैं। ये चाइनीज नेवी की सबसे एडवांस मोबाइल एयरबेस यानी एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। ये मोबाइल एयरबेस समंदर में मई 2024 में अपना आजमाइशी टूर भी कामयाबी से मुकम्मल कर चुकी है। इम्कान है कि इसे अगले साल यानी 2025 में बाकायदा तौर पर चाइनीज नेवी के हवाले भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा 2035 तक 2035 तक 3 मजीद एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी ड्रैगन फ्लीट का हिस्सा बन सकते हैं। यानी 11 साल बाद कुल मिलाकर 6 चाइनीज फ्लोटिंग एयरबेसेस आज की 11, कम से कम 11 अमेरिकन फ्लोटिंग वेसल्स के मुकाबले में खड़ी होंगी। लेकिन सच्ची बात यह है कि इन 6 के साथ भी चीन बहुत अच्छी तरह जानता है कि वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की पावर को बैलेंस नहीं कर सकता। कहाँ अगले 11 साल बाद 6 और कहाँ आज के अमेरिकन 11 कैरियर्स। सो चाइना ने ये किया है कि अपना पूरा फोकस नंबर्स बढ़ाने के साथ साथ टेक्नोलॉजी अपग्रेडिंग पर भी लगा दिया है। यानी क्वांटिटी के बजाय वो क्वालिटी पर ज़्यादा काम कर रहा है। चीन ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम 26 साल पहले 1998 में शुरू किया था, जिसके लिए चीन ने यूक्रेन से एक पुराने नामुकम्मल एयरक्राफ्ट कैरियर का ढांचा खरीदा था। ये फ्लोटिंग वेसल सोवियत नेवी तैयार कर रही थी, यानी रशियन फेडरेशन से पहले जो एक बहुत बड़ी यूनियन थी यूएसएसआर, उसकी वेसल थी। लेकिन जब 1991 में सोवियत रूस के टूट जाने के बाद यूक्रेन अलग हो गया, आज़ाद मुल्क बन गया, तो ये नामुकम्मल कैरियर उसके हाथ आ गया। अब यूक्रेन तो इसे मुकम्मल नहीं कर सकता था, सो ये मंसूबा ही बंद हो गया। इसके 7 साल बाद 1998 में एक चाइनीज बिजनेसमैन ने यूक्रेन से यह ढांचा 2 करोड़ में $20 मिलियन में खरीद लिया। उसने जाहिर ये किया कि वो इस नामुकम्मल शिप को समंदरी कैसिनो की शक्ल में ढालेगा, पानी के अंदर तैरता हुआ जुआ खाना बनाएगा, इसलिए वो कारोबारी इस्तेमाल के लिए इसे खरीदना चाहता है। लेकिन असल में वो शख्स चाइनीज नेवी का फ्रंटमैन था। उसने ये जहाज चीन ले जाकर नेवी के हवाले कर दिया। फिर चाइनीज नेवी ने इस अधूरे शिप को मुकम्मल करके जंगी मकासद के लिए तैयार कर लिया। 2012 में लियोनिंग के नाम से चाइनीज नेवी में इसे शामिल कर लिया गया। इस पहले एयरक्राफ्ट कैरियर के आ जाने से चाइना भी फ्लोटिंग एयरबेस रखने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया, यानी मिलिट्री सुपर पावर बनने की राह पर वो चल पड़ा। फिर चाइनीज इंजीनियर्स ने लियोनिंग के मॉडल ही को अपडेट करते हुए इसी डिज़ाइन पर नया एयरक्राफ्ट कैरियर शैनडोंग भी तैयार कर लिया। ये पहला कैरियर शिप था जिसे मुकम्मल तौर पर चीन में ही तैयार किया गया था, कोई हिस्सा बाहर से नहीं लिया गया था। यानी चाइना इस टेक्नोलॉजी में अब एक कदम आगे बढ़ गया था। शैनडोंग अब पिछले 6 साल से चाइनीज नेवी का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों शिप्स में एक बहुत बड़ी कमी भी है। वो ये कि इनके डेक से, अरशे से लड़ाका तैयारों के टेक ऑफ के लिए, प्रवास के लिए पुरानी तकनीक से इस्तेमाल करना पड़ रही है उसे, स्की जंप तकनीक। ये तरीका जदीद दौर के अमेरिकी कैरियर्स ने अब छोड़ दिया है। अब चीन पुरानी टेक्नोलॉजी पर अपने नए कैरियर शिप क्यों बना रहा है? इसकी एक वजह थी दरअसल। क्यूरियस फेलोज जेट फाइटर्स को प्रवास करने के लिए कम से कम 240 से 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार चाहिए होती है। ये स्पीड वो बतदरीज ग्रेजुअली हासिल करता है। इसके लिए एयर बेसिस पर जो ज़मीन पर होती हैं 2 से 3 किलोमीटर तवील एक रनवे बनाया जाता है ताकि तैयारा अपनी ज़रूरी स्पीड हासिल करके हवा में बुलंद हो सके, प्रवास ले सके। लेकिन एक आम एयरक्राफ्ट कैरियर पर रनवे की लंबाई तो मुश्किल से 300 फीट के करीब होती है, 200 से 300 फीट तक। इसके रनवे पर फाइटर जेट कई किलोमीटर तक तो दौड़कर अपनी मतलूबा रफ्तार हासिल कर ही नहीं सकता, उतनी जगह ही नहीं। सो इस मसले के हल के लिए आमतौर पर 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। पुरानी स्की जंप और मॉडर्न तरीका है कैटापुल्ट। स्की जंप तकनीक में यह किया जाता है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के रनवे वाले हिस्से के किनारे को
एक रैंप की शक्ल में थोड़ा ऊपर उठा दिया जाता है। जब तैयारा शिप के डेक से परवाज भरता है तो इसकी नोक आसमान की तरफ उठ जाती है और उठे हुए रैंप से उसे एक पुश मिलता है जिससे वो फिजा में बुलंद हो जाता है। ये तरीका बहुत ही आसान है और कम खर्च है क्योंकि स्की जंप एक बार बनाने के बाद हर तैयारे को उड़ाने के लिए अलग से नई मेहनत नहीं करना पड़ती। लेकिन इसमें मसला यह है कि टेक ऑफ के वक्त तैयारे की स्पीड कम ही रहती है। इसे ऊपर उठने के लिए इंजन की पूरी ताकत लगाना पड़ती है, बहुत फ्यूल लगाना पड़ता है। तैयारा जितना वजनी होगा इसे स्की जंप से फ्लाइट लेने में उतनी ही मुश्किल होगी। यही वजह है कि इस तकनीक से भारी तैयारे जैसा कि अर्ली वार्निंग प्लेन्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स नहीं उड़ सकते। सिर्फ जेट फाइटर्स या बहुत हल्के तैयारे ही उड़ान भर सकते हैं। फिर दूसरा नुकसान यह है कि इन हल्के तैयारों पर भी ज्यादा हथियार और ज्यादा फ्यूल टैंक्स नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इस तरह ये भी वजनी होकर स्की जंप नहीं कर सकेंगे। क्या होता है कि इस तकनीक से तैयारे टेक ऑफ तो कर लेते हैं लेकिन ये जेट्स जो हैं ये भारी तैयारों से मुकाबले के लिए आइडियल नहीं रहते। भारत के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स विक्रांत और विक्रमादित्य में स्की जंप रैंप ही इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा रशियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स में भी एक जो उसका कैरियर है उसमें यही तकनीक इस्तेमाल होती है। स्की जंप के मुकाबले में नई मॉडर्न तकनीक है स्टीम कैटापुल्ट। इसे आप उर्दू में भाप की गुलेल भी कह सकते हैं। आपने वीडियोस में देखा होगा कि जब कोई तैयारा कैरियर पर दौड़ता है तो इसके पीछे भाप सी उड़ती है। ये स्टीम कैटापुल्ट तकनीक की वजह से होता है। इसको सादा अंदाज में यूं समझें कि जहाज को 300 फीट तक के डेक पर बहुत ज्यादा तेज रफ्तारी से दौड़ाने के लिए धक्का दिया जाता है कि इसे वो परवाज मिल सके जो उसको जमीन पर चाहिए, वो उसको पुश मिल सके। बिल्कुल ऐसे जैसे गुलेल के जरिए पत्थर को दूर फेंका जाता है। बस फर्क ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की गुलेल जहाज के पहियों को घसीटते हुए उड़ाने की मैक्सिमम स्पीड तक लेकर जाती है। और दूसरा फर्क यह है कि स्की जंप की निस्बत स्टीम कैटापुल्ट बहुत महंगा तरीका भी है, मगर इसका फायदा यह है कि इस पर भारी तैयारे भी अपने तमाम रवायती आलात के साथ, फ्यूल के साथ और हथियारों के साथ टेक ऑफ कर सकते हैं। मॉडर्न कैरियर्स में आमतौर पर 3 से 4 कैटापुल्ट्स होती हैं। फिर ये स्की जंपिंग की निस्बत ज्यादा एक्टिव भी है क्योंकि जितने वक्त में स्की जंप से एक तैयारा प्रवास करता है उतने में स्टीम कैटापुल्ट से 3 से 4 तैयारे फिजा में बुलंद हो चुके होते हैं। अमेरिका के 11 में से 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स में यही मॉडर्न सिस्टम नस्ब है। स्की जंप और कैटापुल्ट सिस्टम के इसी फर्क की वजह से वेस्टर्न एक्सपर्ट्स पहले 2 चाइनीज कैरियर्स का मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो ट्रेनिंग के लिए हैं, ठीक है ट्रेनिंग के लिए अच्छे हैं, लेकिन जंग में ये हमारे मॉडर्न कैरियर्स का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। लेकिन साथियों, चाइनीज ड्रैगन्स ने ज्यादा देर तक इस मजाक को बर्दाश्त नहीं किया। अब उनके फ्लोटिंग एयरबेस फौजियान में 3 कैटापुल्ट्स नस्ब हैं जो आप व्हाइट लाइंस की शक्ल में स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मजीद ये कि चीन ने अपनी कैटापुल्ट टेक्नोलॉजी को एडवांस भी किया है। वो इस तरह के सिस्टम को स्टीम से नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स से चलाया जाता है। ये वो निज़ाम है जो अमेरिका के अभी सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड में ही इंस्टॉल हो सका है। इस तकनीक में एक टरबाइन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स भेजे जाते हैं जो जहाज को डेक पर धकेलने वाली शटल को चलाते हैं। ये निज़ाम न सिर्फ ये कि स्टीम की निस्बत बहुत तेज रफ्तार है बल्कि कम खर्च भी है। इसी की वजह से अमेरिकन सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड बाकी शिप से 33% ज्यादा तेजी से तैयारे लॉन्च कर रहा है। हम कह सकते हैं कि चीन का फौजियान अमेरिका के कम से कम 10 एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। साथियों, उन सब तैयारियों का ये मतलब हरगिज नहीं है कि चाइना जल्द ही अमेरिकन नेवी को मात देने वाला है। दोनों ममालिक की नेवीज में अभी जमीन आसमान का फर्क मौजूद है। पहला फर्क तो जाहिर है तादाद का है, जिसे बैलेंस होने में बरसों भी लग सकते हैं। इसकी वजह यह है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनने में कम से कम 5 से 10 साल लग जाते हैं। अमेरिका को अपने तमाम रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के बावजूद सुपर कैरियर जेराल्ड फोर्ड बनाने में 8 साल लगे थे। फिर जाहिर है एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला तो नहीं बनेगा, इसका पूरा स्ट्राइक ग्रुप भी साथ बनेगा जो इसकी हिफाजत करेगा। इसके लिए आम नेवल फ्लीट से हटकर बहुत से बहरी जहाज बनेंगे, सबमरीन्स तैयार होंगी और फिर इन सब के लिए हायरिंग ट्रेनिंग का एक पूरा सिस्टम होगा, ह्यूमन रिसोर्स होगा। इस सब के लिए जाहिर है हेल ऑफ रिसोर्सेज, हेल ऑफ टाइम और एक माइटी विल चाहिए होती है। सब्र और टेक्नोलॉजी इसके अलावा है। चाइनीज और अमेरिकन नेवीज में एक और बहुत बड़ा फर्क इंजन्स का है। चीन के मौजूदा एयरक्राफ्ट कैरियर्स में तेल या डीजल इंजन नस्ब है। इसकी वजह से इन्हें रीफ्यूलिंग के लिए बार बार समंदर से वापस खुश्की की तरफ अपनी बेसिस पर आना पड़ता है। इसके मुकाबले में अमेरिकन कैरियर्स के इंजन्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से चलाया जाता है। ये शिप्स बरसहा बरस तक खुले समंदरों में खुश्की से हजारों मील दूर रह सकते हैं।
वैसे सच पूछें तो ये फ़र्क सिर्फ आज का है, यानी इसे दूर होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये चीन के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। उल्टा ऐसी खबरें अभी से आ रही हैं कि आइंदा चाइनीज़ एयरक्राफ्ट कैरियर्स में जौहरी रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर नस्ब हुआ करेंगे। इन दो के बाद चाइनीज़ और अमेरिकन नेवल वेसल्स में तीसरा बड़ा फ़र्क ये है कि चाइनीज़ शिप्स में फ्यूल स्टोर करने और फाइटर जेट्स की रिपेयरिंग वगैरह की सहूलियात और तरबियत याफ्ता अमले की काफ़ी कमी है। जाहिर है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए हज़ारों की तादाद में ट्रेंड अमले की ज़रूरत होती है। हम इसी वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ज़्यादातर अमेरिकन कैरियर्स में 5200 ट्रेंड अफराद का अमला काम करता है। इस क्रू में मिलिट्री पर्सनल्स समेत मेंटेनेंस के लोग और रिपेयरिंग के लोगों का पूरा स्टाफ शामिल होता है। चीन को अमेरिकी लेवल की वेसल्स बनाने के लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी पर नहीं बल्कि ह्यूमन रिसोर्स पर भी बहुत सीरियस काम करना होगा, लोगों की एजुकेशन पर और उनकी स्पेशल ट्रेनिंग पर, जो कि यकीनन चाइनीज मिलिट्री वहाँ के लोग कर भी रहे होंगे। क्यूरियस फेलोज, इस सारी कहानी से आप समझ गए होंगे कि अमेरिकन लेवल की पावरफुल नेवी बनाने में अभी चीन को कम से कम 40 से 50 साल चाहिए। कौमों की जिंदगी में एक आध सदी कोई बड़ा वक्त नहीं होता, पलक झपकते में बरस और मोड़ मुड़ते में सदी गुजर जाती है। स्वयं मुमकिन है अगली कुछ दिहाइयों में चीन खुद को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पा ले, लेकिन जब तक ये नहीं होता तब तक एक बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि इस सदी के मिड तक किसी मुल्क के लिए मुमकिन ही नहीं कि वो अमेरिकन नेवल पावर से बड़ी पावर खड़ी कर सके। दोस्तों, अमेरिका, रूस और चीन की ग्रेट गेम में जहां एयरक्राफ्ट कैरियर्स बहुत अहम हैं, वहीं स्पेस मिशंस भी डिसाइसिव किरदार अदा कर रहे हैं। खला में रूस, चीन और अमेरिका कैसे गुत्थम गुत्था है, कैसे ये एक दूसरे के राज खला में चोरी करते हैं, कैसे एक दूसरे के सैटेलाइट्स को नाकारा करते हैं, ये सब आप हमारी इस ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट्री फिल्म में ज़रूर देखें। यहाँ देखिए अनार्की और स्टेट्स की फ़िलॉसफी में क्या फ़र्क है। और ये रही उन 100 किताबों पर हमारी वीडियो समरीज जिन्हें आपको ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए।